गृह मंत्री अमित शाह वेस्ट बंगाल के दौरे पर कई मायनों में ये दौरा बहुत अहम। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए ये कि मिदनापुर में सिद्धेश्वरी मंदिर में उन्होंने पूजा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुदीराम बोस को भी श्रद्धांजलि दी। अमित शाह मिदनापुर में खुदीराम बोस के परिवार से मिले हैं। थोड़ी देर बाद अमित शाह एक किसान के यहाँ भोजन करेंगे। आपको ये भी बता दें, पश्चिमी मिदनापुर में उनकी जनसभा है जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हैं। निगाहें इस लिहाज से टिकी हैं, ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में टीएमसी के नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सियासी लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से ये बड़ी खबर है और हर किसी की निगाहें इसी जनसभा पर टिकी हुई हैं कि कितनी भारी संख्या में या कितनी बड़ी संख्या में टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होते हैं। ये अपने आप में टीएमसी के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर। और गृह मंत्री का ये दौरा कई मायनों में बहुत खास हो जाता है। भूले नहीं, 2021 चुनाव होने हैं वेस्ट बंगाल में। बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा चुनावों में बहुत ही शानदार रहा था और एक बार फिर से लोकसभा चुनावों के शानदार प्रदर्शन को असेंबली इलेक्शंस में बदलना चाहती है, असेंबली रिजल्ट्स में बदलना चाहती है बीजेपी। और देखिए, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी की रणनीति क्या है। तो बातचीत के बाद रणनीति किस तरह की है, फर्स्ट फेज जो पहला चरण, उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको ये भी बता देती हूँ कि बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और साथ ही अमित शाह, ये कहा जा रहा है ये 200+ का टारगेट इस समय आपके स्क्रीन पर, ये फर्स्ट फेज की बात मैं कर रही हूँ। इस टारगेट के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। कई टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं। और आपके लिए यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि बीजेपी ने इसके लिए ये तय कर लिया है कि हर महीने इलेक्शन से पहले बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह वेस्ट बंगाल जाते रहेंगे। और देखिए, सेकंड फेज की जो रणनीति है वो आपके स्क्रीन पर आ रही है। जो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स होते हैं, जिन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक कहते हैं, उनकी संख्या बढ़ाई गई है दूसरे चरण की स्ट्रैटेजी के लिहाज से। और इस संख्या को पहले 5 थी, से बढ़ाकर अब 12 केंद्रीय पर्यवेक्षक कर दिया गया है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी के पास एक ठोस रणनीति। 23 जिले हैं, जैसा कि आपको बताया बार बार। जेपी नड्डा बीजेपी प्रेसिडेंट वो बंगाल दौरा करते रहेंगे। बीजेपी कार्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा। ग्राउंड पर बीजेपी की मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश है। कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की जाएगी और जिलों के मुताबिक तैयारी, यानी जो मार्केट की भाषा में बोलते हैं कि कस्टमाइज करेंगे आप अपनी रणनीति को, कुछ ऐसा ही आप यहाँ पर पोल मैनेजमेंट में देख रहे हैं। इस समय मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं, लेफ्ट का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सुनील चोपड़ा हैं और के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन सबसे पहले रविंद्र, आपका रुख करूंगी। ये गृह मंत्री का दौरा कई मायनों में बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि एक तरीके से इसे कहा जाए तो एक ऑफिशियल आगाज कह लें इलेक्शन से पहले बीजेपी की तरफ से, और बड़ी संख्या में टीएमसी के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की बात भी कही जा रही है। बताइए हमारे दर्शकों को, और क्या बहुत अहम इंफॉर्मेशन जो उनके लिए जानना और समझना जरूरी। देखिए, बंगाल को भद्र लोक और भद्र मानुषों का राज्य बोला जाता था। धीरे धीरे यहाँ पर कई तरह की विकृतियाँ आई, हिंसात्मक गतिविधियाँ होने लगी। लेकिन अमित शाह के 2 दिन के दौरे में यही दिखाने की कोशिश की गई कि बंगाल में अगर बीजेपी आती है तो पूर्व का जो इसकी परंपरा रही है, हम उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। और इसलिए बंगाल की जितने विभूतियाँ हैं उनको नमन किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, बंगाल में जो काली मंदिरों का होता है, इसका बहुत महत्व है। आपने देखा होगा दुर्गा पूजा के समय कितना पूरा बंगाल एक तरह से पूजामय हो जाता है और धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होता है। और यही वजह है कि आज इस मंदिर में, सिद्धेश्वरी काली मंदिर में, जैसा पहले भी लगातार बातचीत हुई थी, उसमें भी कि इस मंदिर का अपने आप में काफ़ी महत्व है, क्योंकि इनके सामने ठीक खुदीराम बोस का जन्मस्थली है। उनका आपने देखा कि अमित शाह ने माल्यार्पण भी किया और जो उन्होंने बातें कही हम लोग से बात करते हुए मीडिया से और इस राज्य को और पूरे देश को संदेश देते हुए, वो कहीं ना कहीं कटाक्ष था ममता बनर्जी के ऊपर, जो बाहरी की बात हमेशा कहते रही हैं। और जब भी आपने रैलियों में देखा, को हमेशा कहती कि बाहरी लोग आकर यहाँ पर सियासत करना चाहते हैं। और वही बात अमित शाह ने उनको एक तरह से आड़े हाथों लेते हुए यही कहा कि खुदीराम बोस हो या दूसरे महान विभूति हो, ये पूरे देश के लिए सम्मानीय है, इन पूरे देश के लिए पूजनीय है। और ऐसे में बाहरी करना, अगर हम यहाँ पर बंगाल में आते तो हम बाहरी नहीं होंगे। ये देश का हिस्सा है और ये घटिया सियासत है, एक घटिया सोच है। तो कहीं ना कहीं टीएमसी के जो मूल बात है, जो ममता बनर्जी जो बीजेपी के ऊपर
वो बीजेपी के ऊपर जो हमलावर हो रही है। और अब एक बात और, एक मिनट दादा, खुदीराम बोस जी के परिवार के लोग हैं जिनसे अमित शाह ने जिनको सम्मानित भी किया था, आप देखिए कि यही लोग थे जिनको सम्मानित किए हैं। क्या कहेंगे अमित शाह जी आपको सम्मानित किए, आप लोगों को, आप लोग खुदीराम बोस जी के परिवार के हैं। হ্যাঁ, আমি ক্ষুদিরাম বসুর পরিবার, আমি অমিত শাহ বাবু আমাদের যথেষ্ট সম্মান জানিয়েছেন, আমরা তার জন্য গর্বিত। वो खुदीराम जी अपने जीवन न्यौछावर कर दिए। ये सामने मंदिर है, क्या खास रहा इस जन्मस्थली और मंदिर का खुदीराम बोस जी के जीवन में? बांग्ला से बोलिए। बांग्ला आता तो बंगले में बोलिए, कोई बात। ক্ষুদিরাম বসু আমাদের বংশেরই লোক, আমার নিজেদের খুব আত্মীয় লোক, সেই জন্য আমরা এখানকে আমরা পেয়েছি, এখানকে এসেছি, এর জন্য আমরা গর্বিত। तो आप हिंदी बोलते हो, आप इधर आ जाओ। ये भी आप परिवार के एक, अमित शाह जी आपके पास आए, गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री खुदीराम बोस जी को सम्मानित किया, आप परिवार के पूरे लोगों को सम्मानित किया। क्या संदेश रहा, कैसा लगा आप लोगों को, क्या क्या उन्होंने कहा? ये सम्मान पाके हम लोगों को बहुत गर्व फील हो रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी इस तरह का सम्मान नहीं मिला। तो इस पहली बार इस तरह का सम्मान कोई गृह मंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री हम लोगों को किया है, ये पाके हम लोगों को खुश लग रहा है। खुदीराम बोस जी के सामने ठीक सिद्धेश्वरी माँ के मंदिर है। खुदीराम बोस जी इस मंदिर में जाते थे, शपथ लिए और अपना जीवन न्यौछावर भी कर दिए। कुछ यादें हैं? बस एक मिनट ना, उस समय का तो कुछ हम लोगों को याद नहीं रहता, क्योंकि हम लोग को तो उस समय का नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ सुना होगा आपने। हाँ, वही जो भी सुना है वही, जो खुदीराम बोस का जो दीदी था उसको खुदीराम बोस को बिक कर दिया, इसलिए उसका नाम खुदीराम हो गया, इस तरीके से। तो ये परिवार है, आप देखिए कि एक बुजुर्ग भी हैं, इनको भी दिखाना चाहते हैं। ये लोग आज गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देश, देखिए ये सियासत से परे का चीज है। ये समझने वाली बात है कि सियासत से परे की चीज, खुदीराम बोस पूरे देश के लिए थे। लेकिन सियासत होती आई है और आगे भी सियासत होगी, यही अपने आप में बिल्कुल। कोई भी सुनील चोपड़ा, जल्दी से आपका कमेंट। बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलते हुए टीएमसी को उसके किले में घुसकर चुनौती देते हुए, सुनील चोपड़ा जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी जी, सवाल आप ही से था सर मेरा। हाँ, मेरा ये कहना है कि मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, और ये जो राजनीति है दिखावे की, ये राजनीति से इलेक्शन नहीं जीते जाते। इलेक्शन में जनता मालिक होती है, और आपको समझना होगा कि जनता के मामले जो होते हैं वो रोटी रोजी और जिंदा रहने के मामले होते हैं, शांति। और मेरा ये कहना है कि जो भी कोई रोटी रोजी और शांति दे, उसी की बात मानी जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि लोग बात कर रहे हैं राजनीतिक हत्याओं की। 21 किसान मर चुके हैं। क्या ये सरकार हत्या नहीं कर रही तो और क्या कर रही है? उनके साथ बात तक नहीं कर रहे। दूर दराज जगह में जाके बात करेंगे, लेकिन उनके साथ आप समझिए इस बात को। मैं आपसे जिस मुद्दे पर बात कर रही हूँ कि जनता मालिक है, जनता के मुद्दे जो हैं वही होंगे। और अब मैं आपको मुद्दा बता रहा हूँ, मुद्दे की बात हो रही है, लेकिन जितने इम्पोर्टेंट रविंद्रनाथ टैगोर हैं बंगाल के लिए, उतने ही इम्पोर्टेंट काजी नजरुल इस्लाम हैं। उनका नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि इनकी भी समझ वही है, टुकड़े टुकड़े। तो मेरा ये कहना है, टुकड़े टुकड़े करने से एक हद तक आप जा सकते हैं, इलेक्शन जीत नहीं सकते। ठीक है, आप अभी शांति की बात कर रहे थे। लेफ्ट के शासनकाल में कितनी शांति थी वेस्ट बंगाल में, उसके तो बाकायदा आंकड़े मौजूद हैं सुनील चोपड़ा जी। एनीवेज, आपने सवाल पूछा है, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए प्लीज 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 प्लीज। अब आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। के शर्मा सब बाद में, जब मैं आपको वापस फ्लोर दूंगी तब। डोंट शाउट एट मी, डोंट शाउट एट मी प्लीज, डोंट शाउट एट मी, डोंट शाउट एट मी। के शर्मा ये कह रहे दिखावे की राजनीति कर रही है बीजेपी, और दिखावे की राजनीति से इलेक्शंस नहीं जीता जाता, ये सुनील चोपड़ा कह रहे हैं आपसे। जी, जो वामपंथी दलों को
भारत की जो दल ही नहीं है और जिसका विचारधारा विदेशी विचारधारा है, अदिति जी, उससे आप क्या अपेक्षा करेंगे कि वो भारत के वीर सपूतों का सम्मान करें? दूसरी बात अभी चोपड़ा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण कही कि अंततः जनता मालिक होती है। बिल्कुल, इसीलिए तो हम वहां पर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता ने अपना जनाधार यानी मत इस व्यक्त देश कर दिया। की मिट्टी से वामपंथ जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा मतांगनी हजरा का नाम थोड़ा सा जानते रोक हो? दीजिए, मैं इनकी जनता की ही बात करने जा रहा हूँ। देखिए जनता ने कैसे आवाज वहां पर अपना नहीं, जो आप है जनता की जवाब बात दिया नहीं है। कर सकते, आप झूठ इसको बोलने से यदि ही शुरू समझना किए है हैं। तो आप लोकसभा चुनाव के 2019 के परिणामों को अदिति जी, काजी नजरुल इस्लाम लेफ्ट वहां पर 40 सीटों पर चुनाव लड़ी, 40 सीटों में 39 सीटों में इनकी जमानत जब्त हो गई। एक सीट मात्र ऐसी थी जहां ये अपनी जमानत बचा पाए, तो जनता ने इनको पूरा जवाब दिया। और टीएमसी को, जहां पर टीएमसी पूरे उस पे सीट लेती थी लोकसभा की, वहां हम 18 सीट लेकर आए हैं और टीएमसी 21। हमारा जनाधार 4% से 40% हुआ है और टीएमसी जो है 43%, महज हम 3% पीछे। तो आप वहां देखिए कि जनता किसके साथ खड़ी है, जनता किसको जो है चाह रही है, किसका जनाधार वहां पर बढ़ रहा है। तो वहां आज की डेट पे वामपंथियों का तो कोई वजूद बचा नहीं। वैसे भी वामपंथी गंगा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सॉरी जेएनयू के गंगा ढाबा से आगे की। ठीक है, आप कह रहे हैं वहां पर वामपंथियों का वजूद नहीं बचा है। सुनील चोपड़ा जी, 30 सेकंड्स आपका काउंटर। ठीक सर, ठीक है, मैं ले रही हूँ ना उनसे जवाब। लीजिए सुनील चोपड़ा जी, आप बोलिए सर। किसानों का बड़ा भारी प्रदर्शन हुआ। सुनील चोपड़ा जी, आपने उनका सवाल नहीं सुना सर। वो ये कह रहे हैं कि आपका तो वजूद ही खत्म हो चुका है। देखिए, मैं ज्योतिषियों के पास नहीं जाता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि किसान, मजदूर, महिला, ये तीनों लोग वामपंथ के साथ लगातार रहेंगे। और दलित, मेरा ये कहना है कि आप लोगों के लिए काम करें। 40 सीटों का जवाब दे दीजिए चोपड़ा कोई साहब। डर की बात नहीं है। जमानत क्यों जब्त हुई, इसका जवाब दे दीजिए आप। किस पूरे पश्चिम बंगाल में 40 बहुत सारी और सीटों पर चीजें जमानत हैं। जब्त आप हुई भी है। जानते हैं, मैं भी जानता हूं पश्चिम बंगाल। बताइए आप। हमारे साथ ठीक है, अभी वर्तमान में आते हैं। हमारे साथ टीएमसी सपोर्टर सोमनाथ सिंह रॉय हैं और उन्हीं का रुख करेंगे। सोमनाथ सिंह रॉय, ये तस्वीरें टीएमसी के फोर्ट में शुवेंदु अधिकारी और उनके जैसे कई और नेता और कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन करने की तैयारी में, ये तो आप ही के दुर्ग में घुसकर आप ही को चुनौती है ना, टीएमसी को ही चुनौती है। नहीं, डेफिनेटली देखिए, मैं हर टाइम मानता हूँ कोई भी पार्टी का एक भी वर्कर दल बदल करे तो वो खराब है। शुवेंदु अधिकारी मानना पड़ेगा, उसको लीडर था ही, ऐसा नहीं है। 2006 से ममता बनर्जी का हाथ पकड़ने का बाद वो एमएलए बना, एमपी बना। उससे पहले भी वो पार्टी करते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन इलेक्शन में हारा था, किरणमय नंदू का पास हारा था। ममता बनर्जी का हाथ पकड़ने का बाद भी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सब कुछ बनाए, लीडर बनाए। लेकिन मैं सोचता तो इतना दिन आप लोग टीवी चैनल में बोलते थे तृणमूल में सिर्फ एक ही पोस्ट, बाकी सब लैम्प पोस्ट है। और अभी आप लोग बोल रहे हैं 25 से 30 हजार कार्यकर्ता, जो लोग एक्टिव नेता है तृणमूल का, वो लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है। इतना दिन आप लोग बोले थे क्या तृणमूल में एक ही पोस्ट, ममता बनर्जी और कोई लीडर नहीं है। अभी आप लोग मान रहे हैं ना, तृणमूल ऐसा पार्टी है कोई भी कार्यकर्ता को वो लोग लीडर बना सकते हैं। जैसे शुभेंदु को बनाया, जैसे शीलभद्र दत्त को बनाया, जैसे जितेंद्र सिंह साहू को बनाया, ऐसे बनाते हैं मैडम। वही मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, लेकिन जो भी लीडर बनते हैं ममता बनर्जी का हाथ पकड़ के मैडम, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी हाथ छोड़ने के बाद मुकुल राय का पास पीछे पीछे, पहले जब ममता बनर्जी का साथ लाखों आदमी घूमते थे, जब मुकुल राय छोड़ के चला गया 10 आदमी के उसका पीछे घूमता था। सोमनाथ सिंह रॉय, मालूम है मैडम? सोमनाथ सिंह रॉय, एक तो मेरा नाम अदिति है, आई प्रेफर बीइंग कॉल्ड बाय माय नेम जी,
और दूसरी बात सर, ओके। जब आप बातें कर रहे हैं ना, ये जो एकदम सुनिए बहुत ही सरकास्टिक, नहीं आप भी ममता जी बोल के बात करना, ममता मत कीजिए। सुनिए, ममता बनर्जी बोलती हूँ मैं ममता बनर्जी बोलती हूँ। आप मुझे मत बताइए मुझे क्या बुलाना है, मुझे क्या बुलाना है आप मुझे नहीं बताएंगे। सोमनाथ सिंह रॉय, सोमनाथ सिंह रॉय, आप मुझे नहीं बताएंगे मुझे क्या बुलाना है। जब तक मैं तमीज के दायरे में बात कर रही हूँ तब तक मुझे आप नहीं बताएंगे। हाँ ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात इधर। और आप जितने सरकाजम में बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी नेता बनाती है, हमारी पार्टी नेता बनाती है, इसमें एरोगेंस आ रही है, इसमें घमंड दिख रहा है। पार्टियां नेता नहीं बनाती, जनता नेता बनाती है। आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को मैं दुरुस्त कर देती हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को दुरुस्त कर देती है संगीत रागी। आपका सब नहीं करने का, आप कीजिए दलालों लेकर, फालतू लेकर कीजिए। अपनी जुबान पर आप रखिए नियंत्रण और संयम। जब आप आते हैं तो तार्किक तौर पर बहस करने आया कीजिए और कुछ भी बोला मत कीजिए। ये एक पारिवारिक चैनल है, भाषा पर संयम रखा कीजिए। और यहाँ पर अपने दर्शकों को स्पष्ट करते हुए, मेहमान क्या बोलते हैं हम उनकी बातों का समर्थन नहीं करते, उनकी सस्ती भाषा का समर्थन नहीं करते। और आपके हिसाब से तो जो आपकी लाइन ना बोले तो वो बदनाम है। सर उसके लिए मेरी कोई जवाबदेही नहीं है। मेरी जवाबदेही मेरे व्यूअर के लिए, डोंट शाउट, डोंट शाउट। संगीत रागी, डोंट शाउट। आई वांट ओनली वन ऑडियो एट अ टाइम, प्लीज। संगीत रागी। ऐसा है अदिति जी कि अभी सुनीत चोपड़ा जी ने ठीक कहा, जीतता कौन है, क्योंकि उनके यहाँ वामपंथ ने पश्चिम बंगाल में साइंटिफिक रिगिंग का एक अच्छा नया प्रयोग किया था, जिसके कारण वो 37 साल तक रहे सत्ता में। वो उन्होंने कहा कि बदलाव होना चाहिए। 37 साल में यदि आपके सक्सेस हो गए होते तो बंगाल का आज कायाकल्प हो जाना चाहिए था। यदि वामपंथ के द्वारा ही कायाकल्प होना था तो पश्चिम बंगाल का आज तक कायाकल्प हो जाना चाहिए था, लेकिन बंगाल का तो कायाकल्प हुआ नहीं। उसके उल्टे आपने बंगाल को जो है वो एक रेडिकल इस्लाम को ला करके आपने खड़ा कर दिया, बांग्लादेशी पॉकेट्स आपने खड़े कर दिए। आज कोई भी एक डूबते हुए जहाज पर नहीं बैठना चाहता है, जिसके कारण आज सारे लोग जो है एक एक करके तृणमूल कांग्रेस पार्टी से बाहर छिटक रहे हैं। ममता बनर्जी स्वयं ये कह चुकी हैं कि 30% जो मत है वो मुसलमानों का मत जो है वो वैसे लेकर के चला जाएगा, 70% जो है वो हिंदुओं का वोट जो है वो बीजेपी लेकर के चला जाएगा। तो वो क्या कच्चा केला चबाएंगी? इसका मतलब है कि उन्हें ये इस बात का एहसास है। देखिए बस 10 सेकंड लूंगा। नोआखाली 1946 में हुआ था तो बंगाल के लोगों ने पार्टीशन स्वीकार कर लिया था। इसलिए स्वीकार किया था कि इस देश में नोआखाली और न हो, बंगाल में नोआखाली जैसी हिंदुओं की हत्याएं नहीं हो। लेकिन मालदा और वसीरहाट दो ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स निकले जहां पर एक तरफा मुसलमानों की एक मॉब ने हिंदुओं के घरों को जलाया, हिंदुओं को मारा, थाना फूंक दिए, बसें जला दी, प्रॉपर्टी जला दिए और पुलिस मूक दर्शक बैठी रही। समय का अभाव है, मुझे आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा सर। कि ये दुधारू गाय हैं, इसलिए हम इनकी आप वही बात कह रहे हैं कि मुस्लिम्स का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया और साथ ही एक मुस्लिम तुष्टिकरण की रणनीति भी अपनाई गई। संगीत रागी जी, आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी के स्पेशल 12 कौन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 5 से 12 केंद्रीय पर्यवेक्षक कर दिए गए हैं। जिलों की जिम्मेदारी इन्हें दी जाएगी तो ग्रास रूट्स पर पेनिट्रेट करने की कोशिश, अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने की कोशिश बीजेपी द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही है। ये बड़ी कवरेज गृह मंत्री अमित शाह इस समय वेस्ट बंगाल में है। एक बड़ी जनसभा 2:30 बजे वो करने वाले हैं, जिसमें टीएमसी के बड़े नामों के बीजेपी में शामिल होने की बात सामने आ रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.